ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके तनिष जी, आपका स्वागत है एग्री स्टूडेंट एग्री एस्पायर के चैनल पे। आपको पहले तो थैंक बहुत यू भाई। बहुत बधाई। आपका सिलेक्शन आईपीएस एफओ में हो गया। तो कैसा लग रहा है, घर में क्या माहौल है? सबसे पहले थैंक यू आकाश भाई, एंड सेम टू यू। आपका भी पंजाब में हुआ है इसलिए। थैंक यू, थैंक यू। और घर पे मेरा माहौल हमेशा लाइट ही रहता है। मतलब मेरे पापा मम्मी भैया, मेरे भैया ऑलरेडी इंडियन रेलवेज में हैं। तो घर पे मेरे माहौल हमेशा लाइट रहता है। मतलब कभी इतना पढ़ाई का वो फोर्स नहीं किया उन्होंने। लेकिन हाँ, खुशी तो होती है भाई। तो खुशी का माहौल है भी घर पे। सब पापा तो ये वो साफ बोलते हैं नाम की जगह पे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको सर कौन सा बैंक अलर्ट हुआ है? मुझे इंडियन बैंक अलॉट हुआ है। इंडियन बैंक। ओके ओके ओके। और तो सर हमारे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। सीएसए के कुछ जूनियर्स थे आपके जिन्होंने मैसेज किया कि तनिष सर को लाइए, उनसे स्ट्रेटजी हम जानना जी चाहेंगे। तो आपने जी जी। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब आप स्टार्टिंग फेज में थे, तो सबसे पहले आपने किस चीज पे फोकस करना चाहा? सिलेबस पे या पीवाईक्यू पे या बेसिक्स आपने उठाया सबसे पहले? भाई सबसे पहले मैंने अपना बेसिक क्लियर किया। जैसे वो एस्पायरेंट या एग्रीकल्चर का एस्पायरेंट होता है। तो जैसे वो करता है कि सबसे पहले नेमरा सुंडा पढ़ ली, या अरुण कात्यायन बस फर्स्ट या सेकंड पढ़ी। तो सबसे पहले मैंने अरुण कात्यायन और फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड और नेमरा सुंडा को फिनिश किया। देन उसकी क्विज़ेस लगाना स्टार्ट किया। फिर मैंने एसीसी के नोट्स, ऑल द ओवर एसीसी के नोट्स ही फॉलो किए थे। और फिर मैंने बाद में जो एग्री स्टूडेंट्स करके टेलीग्राम चैनल है उस पर क्विज़ स्टार्ट किया, जिससे मुझे कम से कम 7 या 8 नंबर का प्रॉफिट हुआ। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, एग्री स्टूडेंट से आपने की तैयारी। तो एग्री स्टूडेंट ने आपसे कोई चार्ज भी लिया था इसका, या फ्री ऑफ कॉस्ट था? हम्म। एग्री स्टूडेंट ने आपसे कोई चार्ज भी लिया था सर, कि या फ्री ऑफ कॉस्ट था? सर एग्री स्टूडेंट ने आपसे कोई चार्ज भी लिया था या फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सर्विस रहता है? नहीं, एग्री स्टूडेंट ने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। और मैं एग्री स्टूडेंट को स्पेशली थैंक्स बोलूंगा। जितने भी उसके टीम मेंबर्स हैं, आप भी उसमें एक हो, आप मेरे दोस्त भी हो, उसके मेंबर भी हो। और सबको बहुत बहुत थैंक यू भाई। अच्छा सर, तो आपने बताया कि सबसे बेसिक बुक अरुण कात्यायन और सुंडा पढ़ना सभी को बहुत जरूरी है अगर एग्जाम निकालना है तो। बहुत जरूरी है भाई। अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम देने आप जा रहे हो, या आप तो जरूर कुछ ना करिए, लेकिन अरुण कात्यायन दोनों फर्स्ट और सेकंड, निमरा सुंडा तो पढ़नी ही चाहिए। इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जी जी। तो जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वीडियो, एक पॉइंट नोट कर लें कि सुंडा अरुण कात्यायन आपको बहुत जरूरी है। तो सर सबसे एस्पिरेंट्स के आगे एक एक चीज और आती है क्वेश्चन की, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, प्री का ही कट ऑफ कहाँ 20-25 नंबर जाता था, वो 60 के अराउंड पहुंच चुका है। तो प्री मेंस आप कैसे दोनों मैनेज किए एक साथ? अच्छा, मेरा मेरा सीन ये था भाई कि मेरे घर पे माहौल ये रहा है कि मेरे भैया ये सब मैथ के बैकग्राउंड से हमेशा रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा मुझे पहले बोल दिया था कि अगर भाई कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको निकालना है तो आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। तो भैया मेरे सीजीएल की तैयारी पहले करते थे, तो मैं भी उनके साथ लॉकडाउन में पूरा यही पढ़ता था। लॉकडाउन मैंने अपना वेस्ट नहीं किया। मैंने उस पर अपना मैथ रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रांग करी लॉकडाउन में। वो मुझे आज तक हेल्प करती है। और जैसे मैं कोई एग्जाम देने जाता हूँ, अगर उसमें मैथ रीजनिंग या इंग्लिश आती है तो तुम बस मुझे रिवीजन करना पड़ता है। देन मेरा जो टाइम बच गया था, जो लॉकडाउन में मैंने यूज कर लिया था, वो टाइम बचा वो मैंने अपना मेंस में यूटिलाइज किया। मैंने अपना मेरा मेंस इतना अच्छा नहीं था। देन मैंने अपना जो टाइम बचा उसको मेंस में यूटिलाइज किया, और मैं अपना मेंस अच्छा किया। अच्छा, तो आपका बेसिक्स प्री के लिए पहले से स्ट्रांग था। तो हाँ, कह सर सकते हैं। आप, गणेश भाई आप सर ये बताइए, एग्रीकल्चर एक मतलब प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको मतलब आपने डेप्थ कैसे डिसाइड की? क्योंकि हम देखते हैं उसमें 10 से 12 सब्जेक्ट्स आते हैं, हाँ, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। ये एक कंफ्यूजन जो अक्सर एक्सपेरिमेंट में देखी जाती है। पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था।
आवाज नहीं आ रही भाई। तो जी सर, आप डेप्थ कैसे डिसाइड करते थे कि मुझे इतना ही पढ़ना है? भाई ये कंफ्यूजन सभी में होती है, और भाई एग्जैक्टली मुझ में भी थी यही कंडीशन। मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कितना डीप में जाऊं, कितना डीप में ना जाऊं। इसके लिए मैं तो एक कट टू कट रिस्पॉन्स ये दूंगा कि अगर ये कंफ्यूजन किसी को है तो सबसे पहले आप PYQ उठाइए। PYQ उठाने से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के और कितना डीप किस टॉपिक से आते हैं और किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें ना माइंड को क्लियरिटी मिल जाती है कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना डीप जाना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती, जैसे मशरूम मशरूम कल्टीवेशन हो गया, सेरीकल्चर हो गया। ठीक है, इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ जी। सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमको डीप जाना पड़ता है, वो तब पता चल पाएगा जब हम PYQ उठा के देखेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से। सर सर कह रहे हैं कि एलिमिनेशन और अपना सोच समझ के कितना मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को उठाएं। तो सर, आपने प्री के लिए कोई टीचर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर फॉलो किया था या कोई कोर्स लिया था, या आप CGL वाला सिर्फ रिवाइज करते थे? भाई CGL का थोड़ा सा सिलेबस बैंक से अलग होता है, एज जैसा कि हम लोगों को पता है। क्योंकि CGL में अरिथमेटिक का ज़्यादा वेटेज है, और उधर इंग्लिश में ग्रामर का वेटेज ज़्यादा है, और रीजनिंग में मिसलेनियस का वेटेज ज़्यादा है। तो जो चैप्टर्स कॉमन थे वो मैंने बस रिवाइज किए। इंग्लिश में मैंने निम्सा बंसल मैम का एडिटोरियल और वोकैब देखना स्टार्ट किया था, जिससे मुझे बहुत फायदा हुई। कॉम्प्रिहेंशन मैंने वो पूरा उन्हीं से किया। देन रीजनिंग में पुनीत सर 10 बजे 10 पजल करके एक सीरीज चलाते हैं, उससे मैंने अपनी पजल स्ट्रांग करी। अंकुश लांबा सर का मैंने हेल्प ली। और देन और मैथ के लिए मैंने DI सॉल्व करी थी एक्स्ट्रा, बस बाकी बाकी सब मैंने पहले से कर रखा था इसका। ओके ओके। सर, बच्चे हमारे व्यूअर्स जो हैं ये भी जानना चाहते हैं कि आपने एग्रीकल्चर के लिए नोट्स बनाए थे, या फिर अगर हाँ बनाए थे नोट्स तो उनका रिवीजन करते थे, या फिर पूरी बुकलेट उठा के पढ़ते थे, या फिर नोट्स बनाए थे आप? भाई नोट्स तो नहीं बोल सकता हूँ मैं उनको। नोट्स मैंने ACC के नोट्स फॉलो किए थे। ACC की नोट्स जो बुक फॉर्मेट में होती है वो फॉलो किए थे। और जैसे मुझे मेरे कुछ कुछ टॉपिक जो कमजोर थे उनके लिए मैंने एक डायरी खरीद रखी थी। तो जो टॉपिक मेरे कमजोर थे मैं डायरी में नोट कर लेता था, और उनको मल्टीपल टाइप रिवीजन किया होगा। और मैंने ACC के नोट्स भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए थे। कुछ कुछ नोट्स तो मेरे इतना मैंने रिवीजन किया तो फट चुके थे उनके पेजेस। अच्छा जी। तो सर, आप क्या कहते हैं, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है बच्चे को अपना कॉन्फिडेंस पे थोड़ा शक होने लगता है, या फिर कहीं के डर लगने लगता है। तो आपकी मेंस वाले दिन रियल एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी थी अटेम्प्ट करने के लिए? आपने गैस वर्क किया या फिर आपको जो आता था वही टिक किया? तो सर, मैं ये पूछ रहा था कि मेंस वाले दिन, रियल एग्जाम वाले दिन, आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त स्ट्रेटजी क्या थी? आपने गैस वर्क किया, या थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में जो हमको डाउट रहता है वो आपने गैस वर्क किया, या फिर आप एक्यूरेसी पे स्टिक रहे अपनी? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आकाश सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई मैंने मेंस का क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी नोट्स फॉलो करना या कुछ भी करना या PYQ सेट करना, पीछे हल सॉल्व करना, ये अलग चीज होती है। जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना, या आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना और देखना कि आप सही पढ़ रहे हो या सही डेप्थ में जा रहे हो। इसके लिए पता है क्या, इसके लिए जो मैंने एक्स्ट्रा चीज करी, जो मुझको सीधा कम से कम 10 नंबर की जिसको हेल्प मिली, मैंने ये किया। मैंने एग्री स्टूडेंट्स करके जो टेलीग्राम पे ग्रुप चलता है आप लोगों का, मैंने वो ज्वाइन किया। उससे मुझे डायरेक्ट हेल्प ये मिली कि मुझे क्वेश्चंस की डेप्थ में जाने का मौका मिला, और मुझे पता चला कि और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, या उनकी तैयारी कैसी चल रही है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो बस मैं ये बोलना एक्स्ट्रा चाहता था। और जहां तक मेंस के पेपर की बात है, तो मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं एग्री स्टूडेंट्स का मॉक दे रहा हूँ बस। बहुत मुझे यही बहुत लग रहा था। अच्छी। और मैं ये बोलना चाहूंगा, 3 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पहले गलत टिक किए, फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें रही प्रैक्टिस की वजह से। देन मैंने दोबारा को पूरा पेपर देखा और वो वाले क्वेश्चन मैंने सही टिक करे। ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है भाई, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात की आपने कि हमारा
हम खुश हैं कि आप हमारा ग्रुप ने आपको बहुत हेल्प की। तो सर आपकी सारी स्ट्रेटजी बच्चों ने जान ली। एक चीज जो बच्चों के मन में रहती है कि मिस्टेक्स और लेसन्स क्या, प्रिपरेशन के दौरान आपने कौन सी मिस्टेक्स की कि आप पहले इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, और जो एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। एक मिस्टेक जो मैंने जान पाई मेरी, कि मैं सिर्फ पढ़ता था, रिवीजन पे फोकस मेरा कम रहता था। मैं बस ये देखता था कि मैं कहीं ना कहीं एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता था। एमसीक्यूज आ रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये हम लोगों को घाटा करता है कि खाली एमसीक्यूज। फिर मैंने जब दोबारा तैयारी स्टार्ट करी मेंस की अच्छे से, तो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया। इससे क्या होता है, एमसीक्यूज तो सॉल्व हो ही जाते हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन डीप से आते हैं वो भी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर ले जाते हो। और एमसीक्यूज में ये थोड़ा और क्या क्या चीज करनी चाहिए है। अच्छा, जहां तक बात है अवॉइड करने की, मेरी आवाज आ रही है ना भाई? जी जी बोलिए। अच्छा, हाँ, जहाँ तक है एक स्टूडेंट्स को या एक एस्पायरेंट को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, तो मैं सबसे पहली बात बोलूंगा निगेटिविटी। अपने पास या सराउंडिंग्स में ऐसा माहौल बनाएं जो आपको पॉजिटिव लोगों से मिले, पॉजिटिव बातें करें अपने बारे में, उनके बारे में भी। देन एक या दो फ्रेंड ऐसे बनाएं जिनमें हेल्दी कंपटीशन हो आपस में। हेल्दी कंपटीशन होना बच्चों के बीच बहुत जरूरी है। मैं क्या करता था, मेरे तीन दोस्त थे, तो हम लोग क्या करते थे, मॉक देते थे आपस में। देन मॉक का रिवीजन करते थे, एनालिसिस करते थे साथ में, एंड कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन होता था कि इसके 42 आ गए भाई, मुझे 43 लाना है या 44 लाना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा तो हम लोग, ऐसा नहीं होता था, वो क्वेश्चन को छोड़ते नहीं थे जब तक उस क्वेश्चन की डेप्थ में नहीं जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बाद में फायदा करती हैं। तो अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको आगे की तरफ पुश करें, ना कि पीछे तरफ पुश करें। बहुत अच्छी बात और की एक चीज आपने मैं कि। बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग करते हैं, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बार बार सोर्स स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सोर्स पे हैं तो उस पर ट्रस्ट करिए। इससे क्या होता है, एक किसी 20 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को आप 20 बार पढ़िए। बहुत बड़ी बात कही सर आपने कि एक बुक को 20 बार पढ़िए। इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और क्वेश्चन भी आखिरकार सही होते हैं। तो सर एक चीज जो हम्म। एक चीज जो हमारे स्टूडेंट आपसे जानना चाहेंगे कि तैयारी के दौरान प्रेशर भी रहता है और एक तरफ आप हमको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। उस दौरान कई बार मॉक टेस्ट हमारा खराब चला जाता है तो सेल्फ डाउट जैसा एक चीज अपने अंदर आ जाती है। उस समय मन करता है कि ब्रेक ले लें या फिर क्यों इतना हम कर रहे हैं। तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी उस समय, आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रेशर के वक्त चलते थे? मैं सबसे बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा लकी हूँ, क्योंकि मेरे घर पे चार लोग हैं, मम्मी पापा मैं भैया। भैया मेरे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। भैया कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर चुके हैं जो आप जिस चीज की आप बात कर रहे हो, जिस फेस की आप बात कर रहे हो, स्ट्रेस। भैया मुझे हमेशा बोलते थे कि भाई तेरा मॉक भी खराब जाएगा, तेरा पेपर भी खराब जाएगा, लेकिन तुझे डाउन नहीं होना है, तुम्हें क्या करना है, फाइट बैक करनी है। तो होता तो है ही, अगर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है, तो मैं कुछ नहीं करता था, थोड़ा सा ब्रेक लेके लाइब्रेरी से बाहर निकल के भैया से बोलता था कि भैया आज मॉक में नंबर अच्छे नहीं आए। बोले कोई बात नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दोबारा मॉक दो तब अच्छे आएंगे। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैंने इतना ये चीज फेस नहीं कर पाई, लेकिन मैं जानता हूँ कि घर वालों का साथ होना भी बहुत जरूरी है इस चीज से निपटने के लिए। तो इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा और भैया का शुक्रिया बोलूंगा। बहुत बहुत अच्छी चीज। सभी के सपोर्टिंग हैंड पेरेंट्स और उनके भाई होते हैं जैसे कि आपके भी हैं। तो अ, हम अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे सर कि फ्यूचर आईबीपीएस एफओ एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप एक गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो बुक्स में नहीं मिलती है? मैं एडवाइस यही दूंगा, आप पहले अच्छे से अपना सिलेबस खत्म करिए, बेसिक क्लियर करिए। ये ग्रुप चल रहा है, इसको ज्वाइन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी मॉक में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको छोड़िए नहीं। आपको दूसरा मॉक नहीं लगाना है जब तक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर ना हो पीछे। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बी पॉजिटिव, और थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का टाइम निकाल के मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इससे स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है हम लोगों का।
तो सर आप मेडिटेशन किया करते थे अपने स्टडी टाइम में? मैं स्टडी टाइम में भी करता था, अभी भी करता हूँ मेडिटेशन। आई लव मेडिटेशन। ओके ओके। शायद सर आपकी हॉबी भी मेडिटेशन ही है। हाँ, बोल सकते हैं ये। काम डाउन होने के लिए कभी कभी, पहले कभी कभी करता था, लेकिन अब रेगुलर हूँ मैं इस चीज़ में। बहुत अच्छी बात है सर। हमारे एस्पिरेंट्स को ये बात सीखनी चाहिए कि क्योंकि एएफओ अब एक इजी एग्जाम नहीं रह गया है पहले की तरह, तो आपको अपना मेंटल हेल्थ भी साथ लेके चलना है। सब कुछ आपको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये एक साथ ही सारा रिजल्ट अपने को मिलता है। तो सर हम ये बिल्कुल। वीडियो यहीं एंड करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे एस्पिरेंट्स को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू सर हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आकाश सर।